युवा चेहरा हैं आप, और सबसे पहले हम शुरुआत यूथ से ही करेंगे। जो चर्चा है, एक तो बधाई, नई पार्टी आपने ज्वाइन कर ली है, कॉकरोच जनता पार्टी। हाँ जी, देखिए जी, ये आवाज़ आप मान के चलिए, ये आवाज़ सिर्फ मतलब कुछ सोच करके नहीं, मेरी आत्मा से आई। क्योंकि देखिए जी, मैं उस जमात का हूँ, मैं उस जनरेशन का हूँ, मैं उस पीढ़ी का हूँ जिस पीढ़ी को केवल सवाल उठाने पर आलसी कहा गया, पैरासाइट्स कहा गया, कॉकरोच कहा गया, कुचलने की बात करी जाती है। जो बच्चे आज के दिन सोशल एक्टिविज्म कर रहे हैं, इनको खास करके टारगेट किया गया, जो आरटीआई लगाते हैं कि ये सिस्टम के ऊपर एक पैरासाइट है। आप एक चीज़ देखिए जी, ये जो लोग ये बात करते हैं, और मैं किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं कह रहा, समस्त लोग जो ये सोच रखते हैं जी, मैं उनको बताना चाहूँगा जी, सोशल एक्टिविज्म ही वो जरिया है, वो माध्यम है, वो टूल है, वो पावर है जिसके थ्रू इस देश के अंदर, समाज के अंदर लगातार बदलाव आता गया। देखिए जी, इन जैसे लोगों के हाथ में अगर समाज के को छोड़ दिया जाता, सोशल एक्टिविज्म अगर ना एग्जिस्ट करती ना, तो आज भी हमारे समाज में भी पर्दे की प्रथा रहती जी, आज भी हमारे समाज में सती प्रथा रहती, आज भी हमारे समाज में हम पता नहीं कितना पीछे होते, क्योंकि ये लोग तो सोशल एक्टिविज्म को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते ना। ये तो बदलाव को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, कोई इनसे सवाल खड़ा कर लिए एक्सेप्ट नहीं कर सकते, कोई समाज के अंदर अगर बदलाव चाहता है, ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो ये तो चाहते ही नहीं कि समाज कभी आगे बढ़े। लेकिन बात पता है क्या है जी, आज से 50 साल बाद जब इतिहास लिखा जाएगा, तो सोचो हारने वाले की साइड किसका नाम लिखा जाएगा? इन्हीं लोगों का, क्योंकि ये हारेंगे। समाज में जब एक बार समाज के लोग फैसला कर लेते हैं कि भाई हमने बदलाव लाने, बदलाव तो आता ही है जी। नहीं अर्जुन जी, मुझे ये बताइए कि आपको लगता है कि डिजिटल क्रांति से देश में क्रांति हो जाएगी? देखिए जी, फर्क पड़ता है। पहले क्या था जी, लड़ाई जब भी क्रांति आई है, उसका सबसे बड़ा एक तरह से जो एक बड़ा फैक्टर होता है जिसकी वजह से क्रांति आती है, वो कम्युनिकेशन होता है। भाई हमारे पूर्वजों के समय में चिट्ठियाँ होती थी, पत्र होती थी, घोषणाएं होती थी। अंग्रेजों से जब लड़ाई लड़ते थे तब पत्रिकाएं होती थी। हाँ। इंडिपेंडेंट लोग अपनी इंडिपेंडेंट सोच को लेकर के पत्रिकाएं लिखते थे, बांटते थे। उसके लिए भी उनको ऊपर, आप देखो उस समय भी इन लोगों के ऊपर बैन लगाया जाता था, इनको टेररिस्ट कहा जाता था, इनको पैरासाइट्स कहा जाता था, क्योंकि समाज में बदलाव लाना चाहते थे। जिस प्रकार से नहीं, तो आपकी पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी, या बहुत सारे लाखों करोड़ों लोगों की अब तो वो पार्टी बन गई है, तो उस पर भी एक्स का जो पेज था उनका, उसको बैन कर दिया इंडिया में। वही तो कह रहा हूँ ना, अंग्रेज क्या करते थे। ये आपको लगता है कि जैसे बीजेपी की तरफ से कहा गया, बहुत सारे लोग ऐसे कह रहे जो सत्ता में बैठे, कि इससे देश को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही थी? आप एक चीज बताओ जी, हम कौन है? सवाल पूछ कौन रहा है? आप ये तो देखिए ना, आरटीआई अगर कोई लगा रहा है, कौन लगा रहा है? देश के ही तो लोग लगा रहे हैं। नहीं देते क्या हम टैक्स? अनएम्प्लॉयड भी अगर कोई है ना, अनएम्प्लॉयड, नहीं, चिंता की बात तो है कि वो खुद कह रहे सीजीआई कि वो डिग्रीधारी है, डिग्री उसके पास है, डिग्री होल्डर है, फिर भी वो बेरोजगार है। तो कि कौन कसूरवार, बेरोजगार युवा या फिर सिस्टम, सरकार? भाई एक चीज बताओ, आप एक सिंपल सी चीज लो, एक बहुत सिंपल चीज है। जिस दिन ना बच्चा पैदा होता है ना, उस दिन से वो बच्चा भी तो टैक्स दे रहा है। बच्चा दूध पीता है, उस पर नहीं लगता टैक्स जी। बच्चे के कपड़े लोग, उस पर नहीं लगता टैक्स। बच्चे के डायपर लोग, उस पर नहीं लगता टैक्स। समझ रहे हो? जिस दिन वो बच्चा पैदा हो रहा है ना, हॉस्पिटल में पहली दवाई, पहला टीका लग रहा है उसके जी, वो टैक्स है। एंड वो 18, 19 जिस भी उम्र तक पढ़ाई कर रहा है ना, ही इज ओनली पेइंग। ठीक है? और या तो वो पैसा किसी उद्योगपति को जा रहा है और उसका एक हिस्सा सरकार को जाता है, चाहे वो उसके फादर दे, चाहे वो पार्ट टाइम जॉब करे, चाहे उसको विरासत में मिले, जैसा मिले, सरकार हर चीज में अपना हिस्सा रखती है। तो जब आप हिस्सा रखते हो और आप बोलते हो कि भाई हमारी जिम्मेवारी है बाहर से इन्वेस्टर लेके आना, हमारी जिम्मेवारी है भाई भारत के अंदर क्या कहते हैं बिजनेस को ग्रो करना, हमारी जिम्मेवारी है कि भाई, जब याद है डॉलर के बदले, मतलब एक डॉलर के बदले रुपये का भाव 50 रुपये होता था, अब बड़े फाड़ फाड़ के सड़कों पे कूदते थे और कहते थे कि हमारी जिम्मेवारी है कि भाई हम इसको और खराब नहीं होने देंगे, 40 ले आएंगे, 40 ले आएंगे, 45 ले आएंगे। और अब कहाँ है? और फिर क्या बोलते हैं? ये आपको नहीं लगता जो
वर्ल्ड वाइड जो एक क्राइसिस है उसका असर है ये, या यहाँ का सिस्टम का, सरकार का फेलियर है ये? देखिए जी, दोनों चीजें। मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ क्या कहते हैं क्राइसिस की वजह से हुआ, या ना मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ सरकार की वजह से हुआ। आप एक चीज देखिए, आज से 4 महीने पहले आम लोगों ने, 3-4 महीने पहले जब ये वॉर शुरू हुई थी, क्या उन्होंने इंडक्शन स्टोव लेने शुरू नहीं कर दिए थे? कर दिए थे ना। लोगों के अंदर भय बन चुका था। भाई हम ये नहीं कहते कि भी आपके पास हर टाइम सब कुछ हो। हमें समझ में आता है जी, बाहर युद्ध चल रहा है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है, किसी को उम्मीद थोड़ी थी इतनी बड़ी जंग हो जाएगी, इतनी लंबी चल जाएगी। अमेरिका ने अमेरिका ने या फिर इजराइल ने हमसे थोड़ी पूछकर हमला करा। समझ में आता है। लेकिन जब आपको पता था कि ये दिक्कत आ रही है, आप इलेक्शन तक क्यों वेट कर रहे थे? आपके फायदे का नुकसान हम क्यों उठाए? ये एक सबसे बड़ी चीज है भाई। एक सरकार से उम्मीद, अगर हम इस सरकार से, और मैं मेरी तरफ से नहीं बात कर रहा, मैं एक जेनरेशन की तरफ से बात कर रहा हूं कि अगर हम आप पे भरोसा करते हैं, देश हमने सौंप रखा है, हमने आपको देश सौंप रखा है। ऐसा नहीं है आप बाहर जाते हो, आपने अमेरिका के साथ क्या ट्रेड डील साइन करी आज तक हमें नहीं पता, देश को नहीं पता, पर फिर भी इस उम्मीद में बैठे यार ठीक ही करा होगा। लेकिन जब आप गलत होने के बावजूद भी उन बातों को छुपाते हो, डिले करते हो सिर्फ अपने पॉलिटिकल गेन के लिए, अपने एजेंडे के लिए, तो मैम हम भरोसा कैसे कर लें? हमसे आप भरोसे की उम्मीद करते हो, लेकिन आप हमें सच्चाई तो नहीं बता रहे ना। कोविड के टाइम पे कितने लोग मर गए थे सिर्फ क्योंकि ये अपना इलेक्शन कराना चाह रहे थे यहाँ पर ऑयल के। और तब कहा गया, और अभी भी उतना ही है, तो रेट बढ़ा दिए गए। तो उस टाइम कहा कि जो कंपनीज हैं वो बहुत बेनिफिट में थी, प्रॉफिट में चल रही थी, तो उस टाइम क्यों नहीं एक फंड मैनेजमेंट किया गया आपकी तरफ से? तब तो रुपए के दाम भी ठीक ठाक थे। बहुत ठीक थे मैम। और ना केवल उस समय रुपए के दाम थे, पर हर देश अपनी मिलिट्री को स्टॉक करने के लिए एक बड़ा स्टॉक बनाता है। इसमें कोई झूठ नहीं, भारत ने अपनी मिलिट्री के लिए बनाया होगा। मिलिट्री, मेरे को लगता नहीं कि हमारी मिलिट्री बहुत काबिल है, लेकिन सरकार में इतनी सिविल सेंस तो होनी चाहिए थी, युद्ध आए ना आए भाई आपको तो हमेशा, अब कोविड आ गया, आप कोविड से ही समझ जाओ ना कि भी ऐसी घटना, वॉर तो नहीं आप प्रेडिक्ट कर सकते, लेकिन अब दुनिया में एक डर तो हो गया ना कि भी ऐसी घटना दोबारा हो सकती है, कोविड जैसी। जी। दुनिया बंद हो सकती है दोबारा। तो इसी घटना को सोचते हुए आप स्टॉक पाइल करो। आपको लगता है जितना अभी बताया जा रहा है उतना ही संकट है देश पर? नहीं, बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। जहां तक मेरा अनुमान है भाई, पेट्रोल 150-130 तक जाएगा। युद्ध रुक थोड़ी रहा है। और सिर्फ पेट्रोल डीजल की बात क्यों करते हैं? अगर ये इतना ऊपर जाएगा तो बाकी चीजें तो जाएंगी, हर चीज जाएगी ना। ट्रांसपोर्ट से हर चीज पे फर्क पड़ता है, इससे ऊर्जा पे सबसे बड़ा फर्क पड़ता है। हाँ। ऊर्जा का हर चीज पे फर्क पड़ता है। और आप एक चीज देखिए जी, अगर ये ओपेक के जो देश बनाते हैं तेल, जिनकी रिफाइनरी तोड़ी गई है, फोड़ी गई है, जहां स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पर, ओपेक के रिप्रेजेंटेटिव ये कह रहे हैं कि अगर अभी इसी वक्त युद्ध रुक जाए ना, तो भी हमें सही तरीके से तेल की प्रोडक्शन को बढ़ाने में 6 महीने लग जाएंगे। क्या है जी, कोई चीज को तोड़ना ना बहुत आसान होता है, नई चीज बनाने में उतना ही टाइम लगता है। कोविड खत्म हुआ था, उसके साल बाद तक भी वो कहते थे ना, चिप्स नहीं मिल रही, फलाना नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि असर पड़ता है। वॉर रुकी नहीं है अभी तो किसी को भी नहीं पता कि भी ईरान की क्या क्षमता है, या अमेरिका की क्या है, या इजराइल क्या करेगा, किसी की हमसे थोड़ी पूछेंगे। और जो अभी सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो एक अपील की गई है आम लोगों से, जनता से, कि आप फ्यूल बचाइए, गाड़ियों का कम इस्तेमाल कीजिए, 2 व्हीलर का कम इस्तेमाल कीजिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कीजिए, कार पूल कीजिएगा या वर्क फ्रॉम होम कीजिएगा, आपको लगता है इतने भर करने से हम संकट खत्म कर देंगे, टाल देंगे? हमारी टीचर देती है हमें स्कूल में वैसे ही रोज, हम पीएम स्कूल का में काम बच्चे नहीं पढ़ते है हैं ना, वो वैसे ही मैम हमारी बता देती है, बेटा एनवायरमेंटली फ्रेंडली होना चाहिए। ये हमें ना बताइए कि तेल कम यूज करो, बाहर कम जाओ, या फिर किस तरह से इकोनॉमी को बचाना है। हमारी इकोनॉमी है, हमें पता है, रोटी हमने ही खानी है। आपकी तो नौकरी लगी हुई है ना, आज भी ये पीएम पद से हट जाएंगे तो भी इनकी तो सारी उम्र की पेंशन है। जिस बच्चे के पास रोजगार ही नहीं है, आप उसको बोल रहे हो कि बेटा पैसे बचाओ, उसके पास पैसे कहाँ हैं खर्च करने के लिए? वो खर्च क्या करेगा यहाँ पर? हमें ये मत बताओ कि भी हमने कहाँ पैसे नहीं लगाने, आप हमें ये बताओ कि आपको पता था ये होने वाला है, आपने क्यों कुछ नहीं करा इसको रोकने के लिए? हमें आपसे जवाब चाहिए। आप हमसे क्यों बोल रहे हो भाई ऐसा ना करो, वैसा ना करो? सवाल हमने पूछा है कि भाई आपकी इसके अंदर आपको अपनी गलती नहीं दिख रही?
नहीं, वो बताया जाए ना कि हम ये कर रहे हैं और आप ये कर दीजिए। क्या कर रहे हैं? बताएं, वो मैं अगर कि बताएं। यही तो कह रहा हूँ, बता ही तो नहीं रहे। देखिए जी, अगर कई बार क्या होता है जी, गलती सबसे होती है, ठीक है, हर इंसान है, हम भगवान नहीं है, लेकिन कम से कम आप अपनी गलती को, अगर गलती हुई है तो बताओ, स्वीकारो। शायद याद है जब कोविड था तो प्रधानमंत्री जी ने बोला कि थाली बजाओ, क्या हर घर ने थाली नहीं बजाई थी? या क्या हर घर ने दिया नहीं जगाया था? सोच के हंसी आती खुद पे। अब तो पता चल रहा है ना, बावड़ा बना रहे थे हमारा, ये तो हमारे ध्यान भटका रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तब मांगा गया था कि भी हर घर के बाहर, जब वहाँ हमला हुआ था पहलगाम में, कि भी हर घर के बाहर एक दिया जगेगा शहीदों के लिए, क्या हर घर ने नहीं जगाया था? भाई कोई पॉलिटिकल पार्टी आपके साथ खड़ी है नहीं खड़ी, पार्लियामेंट में अलग बात है, वो विचारधारा की लड़ाई है, पर क्या देश का हर नागरिक ने आपको वोट नहीं करा था? लेकिन हर नागरिक उस दिन दिया जगा के आपके लिए खड़ा था। युवा, बुजुर्ग, महिला, हर वर्ग का इंसान, हर वर्ग का, हर जमात का इंसान आपके साथ खड़ा था। हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन आप जब हमें बता ही नहीं रहे, आप सच्चाई नहीं स्वीकार करें, क्यों खड़े हो? और फिर जब हम पूछते हैं कि प्रदेश के, देश के हालात क्या, हमें ये बताओ, तो क्या कहते हैं? दीज पीपल आर पैरासाइट्स ऑन द सिस्टम। मतलब सवाल पूछने के लिए गाली पड़ती है जी। और फिर दुख सबसे ज्यादा इस बात का होता है कि एक पूरी जनरेशन को कहा जाता है और फिर बोल दिया जाता है कि सोशल मीडिया पर ये लोग आते हैं, इन्होंने नाश कर दिया। सोशल मीडिया पर आपके नेता दिन रात इतना गंदा जहर उगलते हैं इस देश को, इस समाज को बांटने के लिए। एक बार भी क्या आपने उनको बैन करा, उनके पेज को बैन करा? दिन रात हम कम्युनल चीजें देखते हैं, दिन रात हम कास्टिस्ट चीजें देखते हैं, समाज को बांटने वाली चीज देखते हैं। ये आपका, ये इनका बीजेपी का, आपका तो मैं गलत बोल गया जी, राम कुमार गौतम, हमें आ रही थी इस बात पे। हाँ, दिन रात जहर उगलता है ये आदमी, समाज को बांटने की काम करता है। वैसे जी मैं एक चीज बताऊं, मेरे को एक बहुत बड़ा सौभाग्य मिला। निरंजन आचार्य जी हैं, निरंजनी जो अखाड़ा है, उनके आचार्य से मेरे को मिलने का मौका मिला। तो जब मैं बैठा था तो एक चर्चा चल पड़ी थी पूजा के ऊपर, तो भी स्नान उन्होंने बोला कि पहले नहाओ धो, जिस तरीके से तैयार होना, उन्होंने समझाया मेरे को। फिर उन्होंने मेरे को बताया कि बेटा आपको पता है ऐसे क्यों करा जाता है? मेरे को तो नहीं था जी ज्ञान। मैंने पूछा जी बताइए। कहते ये सब हम इसलिए करते हैं क्योंकि आप भगवान के सामने बैठ रहे हो, और भगवान के सामने अगर आप बैठोगे तो आपको अपने आप को शुद्ध करना पड़ेगा। तो इसलिए सात्विक भोजन भी किया जाता है, शुद्धि मिले। ठीक है, सात्विक भोजन खाओगे तो शुद्धि मिलती है, आप भगवान के आगे भी आ सकते हो। अरे गोबर खाओगे फिर क्या मिलेगा शरीर को? फिर ऐसे विचार मिलेंगे। और ऐसे विचार के लोगों को आज आप बैन नहीं करें, इनको प्रमोट करोगे। जो लोग इनसे सवाल खड़ा करें, हाँ इनका पेज बैन करें। नहीं, वो तो निजी बयान हो गया ना फिर किसी के। निजी बयान, यही तो जवाब आता है वहां से। मैम आप एक चीज बताइए, एक राजनेता के लिए अगर मैं यहाँ पर बैठ के आपसे कोई बात करूं, क्या मेरी बात सिर्फ निजी मानी जाएगी? क्या मेरा बयान सिर्फ निजी माना जाएगा? और अगर निजी भी है तो निजी का मतलब ये कि मैं कुछ भी गंदमंद उगल दूं? समाज, भाई कोर्ट आपको एक फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है विद सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वो ये कहते हैं कि भी आप समाज को बांटो मत। ठीक है, आप कोई ऐसी चीज ना करो जिसकी वजह से दो लोगों के बीच में नफरत होए, कोई समाज के बीच में नफरत पैदा हो। तो ये क्या करते हैं? ये तो दिन रात वो बात करते हैं।